साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर भी कर दें। ठीक है, एक दोस्तों बड़ा कोर्स लॉन्च किया गया है जिसमें आपको हिंदी साहित्य के नोट्स, अगर आपको हिंदी साहित्य के नोट्स चाहिए है ना, तो दोस्तों हिंदी साहित्य के नोट्स वाला कोर्स लॉन्च किया गया जिसमें आपको दोस्तों पद्य साहित्य, गद्य साहित्य प्लस दोस्तों प्रश्नोत्तर भी रहेंगे है ना, और हिंदी के निचोड़ जो होता है दोस्तों, हिंदी के महत्वपूर्ण जो चीजें होती हैं वो भी आपको यहां पर मिलने वाली हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे साथी हैं और जिनको दोस्तों हिंदी साहित्य के नोट्स चाहिए है वो ऐप पर जाके, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर जाकर के दोस्तों इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स की प्राइस रखी है दोस्तों 2100 रुपए है ना, 2100 रुपए। अभी 58% ऑफ में ये आपको नोट्स दोस्तों मिलेंगे। इन नोट्सों के आप प्रिंट आउट्स निकलवा सकते हैं। ठीक है, और ये नंबर दिया है तो नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जिन भी साथियों को नोट्स परचेस करना है, नोट्स लेना है, वो आराम से ले सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों एक और 400 जो दोस्तों 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है, ये अभी मात्र 5 तारीख तक 400 में आपको ये 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज दोस्तों मिलने वाली है। आपको करना क्या है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में प्रैक्टिस के लिए ये 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आप 400 में परचेस कर सकते हैं। बड़ा ऑफर है आज का। ठीक है, आपके लिए दूसरा बड़ा ऑफर दोस्तों हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, जिसमें आपको दोस्तों वीडियो के माध्यम से, ट्रिकी वीडियो के माध्यम से, डाउट्स वाले सेशन के माध्यम से है ना, जिसमें आपको टेस्ट लगवा करके दोस्तों ये कोर्स आपका कराया जाता है। इसका ऑफर अभी 1099 रुपए है, यानी कि 5 तारीख तक आप इस कोर्स को 1099 रुपए में इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर आपको रिकॉर्डेड कोर्स तो मिलेगा ही, लाइव क्लासें भी दोस्तों आपको बहुत सारी यहां पर मिलने वाली हैं। ठीक है, तो सभी लोग दोस्तों जिनको भी पढ़ना है विस्तृत अध्ययन, डाउट्स वाले ट्रिकी वीडियो, तो इस कोर्स को आप 1099 में परचेस करके दोस्तों इसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, आज दोस्तों हम काव्य शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, काव्य शास्त्र को पढ़ने वाले हैं। अगर सभी लोग तैयार हैं तो दोस्तों अब हम यहां पर पढ़ते हैं। ठीक है, सभी लोगों को बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सभी लोगों को चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर अपना अध्ययन स्टार्ट हो चुका है और काव्य का स्वरूप, लक्षण, गुण एवं दोष, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहां पर अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे तो कौन थे? अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आपको बताना है। प्रवर्तक आचार्य आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर आपको बताना है। तो अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं, ये आपका आज का दोस्तों प्रश्न है। और सभी लोगों को लगभग पता है कि सर अलंकार मतलब दोस्तों अपन देखते हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति का जो दोस्तों सौंदर्य है वो आभूषणों से बढ़ता है, उसी प्रकार काव्य का सौंदर्य भी अलंकार से बढ़ता है ना। या काव्य के दोस्तों सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। इस प्रकार से तो अलंकार कौन करते हैं? बोले सर भामाशाह करते हैं। कौन करते? भामा करते हैं अलंकार। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भी कौन हो जाएंगे? भामा हो जाएंगे, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर सही हो जाएगा। बी नंबर आपका भामा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर देखते हैं। काव्य शास्त्रीय अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भामा है। अपने ग्रंथ काव्यालंकार, अब ये काव्यालंकार ग्रंथ भी आपको याद रख लेना। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि काव्यालंकार ये ग्रंथ किसका है, तो आप क्या बताओगे? भामह का, है ना। इनको भी आपको याद रख लेना है दोस्तों। मैं मूल निहित वक्रतावादी दृष्टि का प्रबल समर्थन करते हुए अलंकार की इन्होंने निम्नलिखित परिभाषा दी है दोस्तों। वाच्याम वाक्यार्थ शब्दोक्ति अलंकाराय कल्पते, है ना। इस प्रकार से इन्होंने कहा था। आचार्य दंडी ने भी दोस्तों अपने काव्यादर्श नामक ग्रंथ में अलंकारों का व्यवस्थित वर्णन किया है। काव्यादर्श ग्रंथ किसका है? दंडी का है। ये भी अपन को याद रख लेना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर उद्भट ने भी अलंकार विषय पर अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपको बताना है काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ध्वनि शब्द का
दोस्तों आपने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है कि सर ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं कौन माने जाते हैं? आनंद वर्धन। कोई अच्छी सी ध्वनि अगर आपके कान में पहुंच जाए, ध्वनि अगर कान में पहुंच जाए तो आनंद आ जाता है, ध्वनि पहुंच जाए तो आनंद आ जाता है। तो यहां पर वो तो कहा गया है कि विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो किया था किसने? आनंद वर्धन ने। यानी कि आपका जो सी नंबर वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक दोस्तों आनंद वर्धन माने जाते हैं और काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य आनंद वर्धन ने किया। अपने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ में आचार्य आनंद वर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का अत्यंत सूक्ष्म और सांगोपांग वर्णन करते हुए इसे वाक्य के सार्वभौम सिद्धांत के रूप में स्थापित किया और ध्वनि के विरुद्ध दोस्तों संभाव्य आपत्तियों का निराकरण करते हुए आनंद वर्धन ने काव्य के गुण, रीति, अलंकार सिद्धांतों का ध्वनि में समाहार किया। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? तब आपको बताना है आनंद वर्धन। लेकिन आपको एक क्वेश्चन है दोस्तों कि ध्वन्यालोक के टीकाकार कौन माने जाते हैं? ये भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तीसरा आपका क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? आनंद वर्धन। ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? आनंद वर्धन। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित है? एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तब आपको पता है कि सर ये ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। यानी कि आपका जो 4 नंबर है, डी नंबर है, वो आपने बिल्कुल सही बताया। आनंद वर्धन द्वारा रचित ग्रंथ ध्वन्यालोक ध्वनि से संबंधित है और आनंद वर्धन ने अपने ध्वन्यालोक ग्रंथ में ध्वनि को काव्य का विशिष्ट तत्व बताया। रस सिद्धांत की सर्वप्रथम व्याख्या आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र नामक कृति में इन्होंने की थी। कौन सा युग में सही नहीं है? कौन सा युग में सही नहीं है? बताइए। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? अनुमतिवाद के प्रवर्तक कौन है ना? अनुमतिवाद और दोस्तों भुक्तिवाद या फिर अभिव्यक्तिवाद, इनमें आपको बताना है, आपको तो कौन सा सही नहीं है? ये अनुमतिवाद है। कौन सा सही नहीं है? तो यहां पर आपको पता है कि सर उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक तो भट्ट लोलट हैं, बिल्कुल सही है ना। अनुमतिवाद के प्रवर्तक संकोक हैं, बिल्कुल सही अनुमतिवाद के, है ना। आचार्य मम्मट भुक्तिवाद के प्रवर्तक नहीं है, तो उत्तर कौन सा होगा? सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, ये आपका बिल्कुल सही, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक अभिनव गुप्त हैं, तो उत्तर आपका जो सही है वो सी नंबर आपका बिल्कुल सही चला जाता है। सी नंबर आपका सही हो जाता है दोस्तों। अब आपको यहां पर देखना है कि जब भुक्तिवाद के मम्मट नहीं है तो भुक्तिवाद के आखिर कौन है? तो यहां पर आपका दिया है कि आचार्य भरत मुनि के प्रसिद्ध रस सूत्र के संदर्भ में भुक्तिवाद या भोगवाद के मत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? भट्ट नायक। कौन है? भट्ट नायक हैं। आचार्य मम्मट नहीं है और भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद, है ना, आरोपवाद का, आचार्य भट्ट संकोक ने अनुमतिवाद का तथा आचार्य अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का इन्होंने प्रतिपादन किया था। ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, 5वां प्रश्न है, सुंदर है बेहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? कौन सा काव्य दोष है? सुंदर है बेहग सुमन सुंदर, सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम, इसमें कौन सा दोष है? अधिक पदत्व दोष है, अप्रतीतत्व दोष है, क्लिष्टत्व दोष है या फिर दुष्क्रमत्व दोष है? कौन सा दोष है? दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि आचार्य भरत ने 10 दोष माने हैं, आचार्य भरत ने 10 गुण भी माने हैं, है ना। 10 दोष और 10 गुण दोनों माने हैं दोस्तों, किसने? भरत मुनि ने, है ना। और यहां पर सुंदर है बेहग सुमन सुंदर, सुंदर सुंदरतम, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है? बोले सर यहां पर अधिक पदत्व, तो एक ही पद की बार बार दोस्तों प्रयोग किया जा रहा, यानी कि अधिक पदत्व दोष इसमें हो जाएगा और 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
सुंदर है बेहग सुमन, है ना। इसमें अधिक पदत्व दोष है, जहां काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहां अधिक पदत्व दोष होता है। इनको भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, इनको याद रखना है दोस्तों। शब्द का अर्थ सुंदर, सुंदरतम, इस प्रकार से यहां पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं? सरल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। एक बार लाइक जरूर कर लेंगे। जिन भी साथियों को दोस्तों नोट्स चाहिए, जिन भी साथियों को दोस्तों नोट्स चाहिए है, वो नोट्स वाले एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स का प्राइस दोस्तों नोट्स का हिंदी साहित्य के पद्य और गद्य साहित्य, है ना, प्रश्नोत्तर और दोस्तों हिंदी साहित्य का निचोड़, हिंदी साहित्य का निचोड़ जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और पूछा गया है, वो पूरा टोटल मिला के 2100 रुपए में ये दोस्तों आपको मिलने वाला हिंदी साहित्य के नोट्स लॉन्च हो गया है कोर्स। जिनको भी एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं। और जो दोस्तों नाट्य शास्त्र के प्रणेता, तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं दोस्तों कौन? भरत मुनि। कौन माने जाते हैं? भरत मुनि माने जाते हैं। इनको याद रखना है। रस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि, है ना, नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ के प्रणेता है ना। अपने अनेक दोस्तों अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नाटक के मूल तत्वों का विवेचन करते हुए भरत मुनि ने दोस्तों निम्नलिखित रस सूत्र दिया था। विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, ये इन्होंने दोस्तों एक सूत्र दिया था रस का, अर्थात विभाव अनुभाव व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। ये कहा था भरत मुनि ने। और भरत मुनि ने दोस्तों रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और रस संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है। और रस संप्रदाय की दोस्तों सूत्र की व्याख्या करते हुए भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद का, भट्ट नायक ने मुक्तिवाद या भोगवाद का, और आचार्य अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का परिवर्तन किया था दोस्तों। ये सभी क्या माने जाते हैं? रस के व्याख्याकार माने जाते हैं। कौन कौन माने जाते हैं? भट्ट लोलट माने जाते हैं, भट्ट नायक माने जाते हैं, है ना। और दोस्तों यहां पर आपको याद रखना, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त, ये सभी रस सूत्र के व्याख्याकार माने जाते हैं। इनका भी कई बार क्वेश्चन आया है। विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है, तो किसने प्रतिपादित किया है ना, ये भी आपको उत्तर बताना है। और दोस्तों अभी हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में, है ना, वीडियो कोर्स में दोस्तों आपके लिए ऑफर चल रहा है। मात्र 1099 में आप दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति को प्रतिपादित किया, तो किसने किया? आचार्य भरत ने। यानी कि आपका भरत मुनि बिल्कुल बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रस सूत्र के मूल प्रवर्तक तथा नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में निम्नलिखित रस सूत्र दिया था। जो आपको पता है दोस्तों, ये रस सूत्र भी कई बार पूछा जाता है कि रस सूत्र किसने दिया, तो ये रस सूत्र किसने दिया? आचार्य भरत ने दिया, ठीक है। कुबलयानंद के रचयिता कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। कुबलयानंद, है ना, कुबलयानंद के रचयिता कौन है? तो जल्दी से बताओ। कुबलयानंद, है ना। और अपन बोलते कि वह तो दीक्षित हो गया, वह तो दीक्षित हो गया, है ना। तो यहां पर बोले कब लिया उसने दीक्षा? कब लिया? कुबलयानंद। कुबलया या कब लिया? कब लिया बोले दीक्षा कब लिया? तो कुबलया यहां पर हो गया दोस्तों अप्पय दीक्षित, अप्पय दीक्षित, है ना। कुबलयानंद यानी कि अप्पय दीक्षित। और डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कुबलयानंद तथा चित्रमीमांसा नामक ग्रंथ की रचयिता अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित की रचना पूछी जाती है दोस्तों। चित्रमीमांसा आचार्य भामह द्वारा रचित ग्रंथ, है ना, काव्य अलंकार तथा आचार्य दंडी का काव्यादर्श है दोस्तों। और पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर की रचना की थी, ये भी आपको याद रखना है। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? मैंने कई बार आपको याद करवाया है, अब गलत नहीं होना चाहिए। मम्मट ने कितने काव्य गुण माने हैं? बताइए फटाफट से। मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? प्रश्न क्रमांक 9 में। एक बार वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, अपने मित्रों तक शेयर करते रहिए और दोस्तों इसी प्रकार अध्ययन करते रहिए। जिनको कोर्स में एडमिशन लेना है, जिनको दोस्तों हिंदी साहित्य क्लासेस, सेल्फ स्टडी क्लासेस के नोट्स दोस्तों अब प्राप्त करना है, वो कोर्स में एडमिशन लेकर के दोस्तों नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं,
तो कितने माने हैं? बोले सर 3 माने हैं। कितने माने हैं? 3। 3 यानी कि आपका जो बी नंबर है 3 नंबर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 माने हैं। आचार्य मम्मट, आचार्य भामय, आचार्य आनंद वर्धन, हेमचंद्र, पंडित राज जगन्नाथ आदि आचार्यों ने काव्य के गुण कितने माने? 3 माने। जबकि भरत मुनि, दंडी ने काव्य की गुणों की संख्या कितनी मानी? 10 तथा आचार्य वामन ने दोस्तों 20 गुण बताए हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के गुण भी आपको पता होनी चाहिए। नाकांतम अपि निर्भूषम विभाति बनिता मुखम, ये परिभाषा सभी लोग बताएंगे। मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक से इस परिभाषा को याद करवाया था आपको। कैसे करवाया था? नाकांतम अपि निर्भूषम विभाति बनिता मुखम, ये अब आपको बताना है दोस्तों। जितनों ने भी पढ़ी है ये परिभाषा, जितनों को भी मैंने याद करवाई है, उनका गलत नहीं होना चाहिए। उनको अगर ट्रिक याद आ रही हो तो एक बार लिख देना कि सर ट्रिक याद आ गई हमें। नकांतमपि निर्भूषम विभाति बनिता मुखम, यानी कि 10 का उत्तर आपको चयन करना है। वीडियो को एक बार लाइक कर देना, अपने मित्रों तक दोस्तों शेयर कर देना है। और आपका जो उत्तर सही हो जाएगा वो उत्तर क्या सही होगा? बोले सर उत्तर जो सही होगा चला जाएगा कहां पर? सी की तरफ चला जाएगा। यानी कि दोस्तों यहां पर क्या दिया है? भामह, और यहां पर दिया है दोस्तों बनिता मुखम। यानी कि उत्तर आपने टिक किया है क्या? सी नंबर। सी नंबर, तो सी आपका राइट आंसर है। भामह की ये मानी जाती है दोस्तों परिभाषा, नाकांतम अपि निर्भूषम विभाति बनिता मुखम। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर। सभी ने सी नंबर सही बताया है। अलंकार, हाँ अलंकार, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह का अभिमत है कि नकांतमपि निर्भूषम विभाति बनिता मुखम, अर्थात अलंकार विहीन कविता उसी प्रकार शोभायमान नहीं होती जिस प्रकार किसी कामनी का मुख आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता। यह अलंकारवादी आचार्य है ना दंडी के अनुसार काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रच्छते, काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। और हिंदी कवि के आचार्य केशव दास ने कहा था कि भूषण बिनुना ब्राजई कविता बनिता मित्य, कविता बनिता मित्य, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये याद रखेंगे कि भूषण बिनुना ब्राजई कविता बनिता मित्य, है ना। अब दोस्तों यहां पर आता है आपका अगला क्वेश्चन है, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाती है? वाच्यार्थ दोस्तों प्रकट होता है। शब्द शक्ति भी आपको पढ़नी है प्रश्न क्रमांक 11 में। और शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाती है? प्रश्न क्रमांक 11 का आपको आंसर बताना है। 11 में आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा 11 का आंसर? और उत्तर चला जाएगा दोस्तों, ये जो शब्द शक्ति है दोस्तों जिसमें वाच्यार्थ प्रकट होता है वो है अभिधा। कौन सी है? अभिधा सप्त शक्ति। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, है ना। तो ये डी नंबर जिसमें वाच्यार्थ प्रकट होता है वो दोस्तों डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। जिस शब्द शक्ति से वाच्यार्थ प्रकट होता है वह कहलाती है दोस्तों अभिधा। और शब्द को सुनने अथवा पढ़ने के पश्चात पाठक अथवा श्रोता को शब्द का जो लोक प्रसिद्ध अर्थ तत्क्षण ज्ञात होता है वह अर्थ शब्द की जिस सीमा तथा मालूम होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं दोस्तों, है ना। इसको आपको याद रख लेना है। अगर आप कोई पंक्ति को पढ़ रहे, वाक्य को पढ़ रहे और आपको दोस्तों जो उसका अर्थ है वो तुरंत पता चल रहा है, यानी कि कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी, है ना। अब यहां पर आपको चिन्हित करना है, सही युग्म को चिन्हित करना है आपको। चिन्हित करिए, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और गौड़ी दोस्तों, इनके गुण आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से दोस्तों गुण पाए जाते हैं, सभी लोग बताएंगे। जल्दी से एक बार दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, अभी बढ़िया ऑफर, सभी दोस्तों कोर्सेस में बढ़िया ऑफर हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे हिंदी साहित्य संपूर्ण कोर्स हो, चाहे दोस्तों हिंदी साहित्य के नोट्स हो, है ना, सभी में ऑफर है। जिन भी साथियों को जिन भी कोर्स में एडमिशन लेना है सही युग में चिन्हित करना है और युग में चिन्हित करना है तो उत्तर चला जाता है वैदर्भी, है ना। सही युग में चिन्हित करना है कि वैदर्भी माधुर गुण से संपन्न होती है, माधुर गुण इसमें विद्यमान होता है दोस्तों, है ना। रीतियों में वैदर्भी रीति का मूल आधार क्या है? माधुर गुण। इसके साथ इसमें सुकुमार वर्ण योजना होती है, जबकि गौड़ी रीति में ओज एवं कांति गुण संपन्न होती है।
और इसमें माधुर गुण का भी पूर्ण अभाव होता है। और पांचाली रीति माधुर एवं सुकुमार गुणों से संपन्न तथा छोटे समासों वाली रचना पांचाली रीति होती है। इसको भी अपन को याद रख लेना है। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। कौन सा गुण है, कौन सा गुण है बताइए। आपने पढ़े हैं कि सर आनंद वर्धन ने 3 प्रकार के गुण माने हैं। आनंद वर्धन जो कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, इन्होंने 3 प्रकार के गुण माने हैं, है ना। तो यहां पर आपको पता होनी चाहिए कि निरख सकिए खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। यानी कि यहां पर कौन सा गुण होगा, कौन सा गुण होगा, जल्दी से बताइए। वीडियो को एक बार लाइक करिए, अपने मित्रों तक शेयर करते रहिए। और उत्तर चला जाता है, बोले सर यहां पर अगर टिक लगाना है तो उत्तर लगा दो माधुर गुण। माधुर गुण यानी कि आपका जो बी नंबर है माधुर गुण, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। उपरोक्त पद में माधुर दोस्तों गुण है, क्योंकि उपरोक्त पंक्तियों में मधुर वर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया। अपने कोमल कांत स्वरूप के कारण उपरोक्त पद वियोग विद्रित उर्मिला के मन की व्यथा को सांगोपांग ढंग से निरूपित किया गया। और उसको व्यक्त करने के लिए कविवर मैथिलीशरण गुप्त ने सुकुमार कोमल वर्णों का प्रयोग किया था। एक क्वेश्चन आपके लिए, मैथिलीशरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? मैथिलीशरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? मैथिलीशरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? जल्दी से फटाक से एक क्वेश्चन आपके लिए आया। मैथिलीशरण गुप्त की बात आई है दोस्तों, इनका एक महाकाव्य साकेत बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। और गुप्त जी का जन्म कब हुआ था, एक क्वेश्चन भी आपको लिखना है। गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? मैथिलीशरण गुप्त का जन्म कब माना जाता है, कब हुआ था इनका जन्म, वो भी आपको याद रखना है, वो भी आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है प्रश्न, फिर बाद में बताना है आप प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। लेकिन अभी तो आपको बताना है कि मैथिलीशरण गुप्त का जन्म हुआ था दोस्तों कब? 1886 में। बिल्कुल सही आंसर आया है आपकी तरफ से, बहुत बढ़िया। चिरगांव जिला झांसी, है ना। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? कौन सा गुण कहलाता है? बोले सर वो गुण कहलाता है ओज। कौन सा गुण कहलाता है? ओज गुण कहलाता है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, जो आपने बिल्कुल बताया है। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज एवं स्फूर्ति का संचार करता है, वह ओज गुण कहलाता है। ओज गुण में टा, ठा, डा, पा, फा आदि कठोर वर्णों का दोस्तों क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है, प्रयोग किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है। तरु रिपु रिपुधर देख के बिरहन तिय अकुलाए, है ना, में कौन सा काव्य दोष है? तरु रिपु रिपुधर देख के बिरहन ते अकुलाए में कौन सा दोष है दोस्तों? दोष आपको बताना है, कौन सा दोष माना जाएगा। ये दोष भी आपको पता करना है, इन दोषों को भी आपको पढ़ना है कि कौन से दोष माने जाते हैं। च्युत संस्कृति दोष, अधिक पदत्व दोष, है ना, न्यून पदत्व दोष, या फिर दोस्तों क्लिष्टत्व दोष। इनमें से कौन सा दोष है? और तरु रिपु रिपुधर देख के बिरहिनी तिय अकुलाए में कौन सा काव्य दोष है? उत्तर चला जाता है क्लिष्टत्व। कौन सा है? क्लिष्टत्व दोष। दोस्तों यहां पर देखें कि जिसका अर्थ कठिनाई से होता है, अर्थात काव्य में चमत्कार पूर्ण ढंग से अर्थ प्रकट करने के लिए दोस्तों जिस दृष्टिकूट पद शैली को अपनाया जाता है, वहां क्लिष्टत्व दोष होता है। और यहां पर तरु रिपु रिपुधर देख के बिरहन तिय अकुलाई का अर्थ है कि वृक्ष की शत्रु अग्नि, अग्नि का शत्रु जल, और दोस्तों और उस जल को धारण करने वाला बादल को देखकर गृहिणी स्त्री व्याकुल हो जाती है, जो सामान्य बोध के परे हैं। यहां क्लिष्टत्व काव्य दोष है ना, जिसका अर्थ दोस्तों बहुत कठिनता से निकले, है ना, वहां पर होता है आपका क्लिष्टत्व दोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? कुरैशी जी, इसके पहले हम काव्य शास्त्र की क्लास ले चुके हैं, आपने नहीं ली होगी शायद। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? प्रतिदर्श, काव्यादर्श, काव्यादर्श या फिर भाषा दर्श। काव्य दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है?
काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? दंडी के। और सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर अगर दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम ही बताना है तो आप काव्यादर्श में लगा लो। इसके पहले भी अपन ने पढ़ा है कि काव्यादर्श यानी कि आपका सी नंबर जो है काव्यादर्श, इस सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर आपको इसी प्रकार से पढ़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। यहां पर आते हैं दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यहां पर आ जाओ। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? काव्यादर्श, जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरम, कथा, कला परिच्छेद, द्विसंधान, काव्य विशेष प्रसिद्ध, इनको भी अपन को याद करना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, शब्दार्थौ सहतौ काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई? ये आपको याद रख लेना दोस्तों। शब्दार्थौ सहतौ काव्यम, सहतौ काव्यम, ये तो कई बार पूछा गया। और ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? इसको आपको याद रखना है। ठीक है, बताइए। शब्दार्थौ सहतौ काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई? प्रश्न क्रमांक 17 है ना। प्रश्न क्रमांक 17 में आपको चयन करना। बढ़िया प्रश्न है। आचार्य दंडी के द्वारा, आचार्य रुद्रट, आचार्य विश्वनाथ या फिर आचार्य भामह के द्वारा? किसके द्वारा ये परिभाषा दी गई है ना? वो विद्वान कौन है जिसने ये कहा कि शब्दार्थौ सहतौ काव्यम? यानी कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अमिता राणा जी। उत्तर चला जाता है भामह। भामह ने कहा था दोस्तों, भामह ने यह परिभाषा दी थी शब्दार्थौ शब्दार्थौ सहतौ काव्यम, यानी कि आपका उत्तर यहां पर भामह हो जाएगा। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों। काव्य अलंकार इनका ग्रंथ है, आपको याद रख लेना है। और यहां पर आते हैं कि दृश्य काव्य की विधा है तो क्या है? दृश्य काव्य की विधा बताना है आपको क्या है? नाटक है, उपन्यास है, निबंध है या फिर गीति नाट्य है? दृश्य काव्य की विधा बताना है दोस्तों। आप पढ़ते हो श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, है ना। तो दृश्य काव्य की जो विधा जानी जाती है दोस्तों, स्पेशल जो विधा है वो विधा आपको बतानी है, वो विधा आपको चयन करनी है। जिन भी साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर करते जाएं और दोस्तों आगे बढ़ते जाएं। दृश्य काव्य की विधा है तो विधा कौन सी है ये आपको यहां पर चयन करना है। 18 का उत्तर आपको बताना है। ठीक है, और यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि सर दृश्य काव्य यानी कि जिसको देखा जा सकता है वो कहलाता है दृश्य काव्य, यानी कि आपका उत्तर नाटक बिल्कुल सही हो जाता है। नाटक आपका राइट आंसर है। दृश्य काव्य दोस्तों की विधा नाट्य पर आधारित होती है क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष दृष्टि से सामने दृश्यों का संयोजन होता है ना। रस सूत्र की अनुमतिवादी व्याख्या करने वाले जो आचार्य हैं वो कौन है दोस्तों? अनुमतिवादी व्याख्या करने वाले जो आचार्य कौन है वो आपको बताना है। या आप ये भी बता सकते हो कि अनुमतिवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ये भी आप बता सकते हो। तो रस सूत्र की अनुमतिवादी व्याख्या करने वाले जो आचार्य हैं या अनुमतिवाद के प्रवर्तक जो हैं वो कौन है? बताइए। प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर आपको चयन करना। भट्ट नायक, अभिनव गुप्त, भट्ट लोलट या फिर दोस्तों शंकोक। और लगभग सभी लोगों का आंसर आ चुका है। उत्तर भी बता दिया है कि सर अनुमति हमें लेनी है। आप भगवान के पास जाते हो और शंख बजाते हो, काय के लिए? अनुमति लेते हो। भगवान हम पूजन कर रहे हैं, आपको उठा करके एक थाल में विराजमान कर रहे हैं और आपका अभिषेक कर रहे हैं, आप शंख बजाते हो, अनुमति लेते हो, लेते ना। तो हम अनुमति लेते हैं क्या बजा के? शंख बजा के। शंख बजा के तो अनुमतिवाद के शंकोक, अनुमतिवाद के शंकोक, है ना। भट्ट लोलट का मत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है दोस्तों, इसे आरोपवाद भी कहा जाता है। आचार्य शंकोक का अनुमतिवाद, भट्ट नायक का दोस्तों भुक्तिवाद या फिर इसे भोगवाद भी कहा जाता है। और अभिनव गुप्त का जो मत था वो मत था अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। इनको भी अपन को पढ़ना है। अनुभावों के कितने भेद होते हैं दोस्तों? अनुभाव के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 4 होते हैं? जल्दी से आपको बताना है। बहुत बढ़िया आंसर है दोस्तों। अनुभाव आपको बताना है और अनुभाव में आपने बताया है कि सर इसका सही जो उत्तर है वो कौन सा है? अनुभाव के कितने भेद होते हैं? ठीक है,
तो इनको आपको याद रख लेना है दोस्तों। मुख्यतः कितने अनुभाव होते हैं? एक तो कायक होते हैं, सात्विक होते हैं, कायक और सात्विक, है ना, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी सात्विक अनुभाव होते हैं दोस्तों कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? इनको भी अपन को याद रखना है। ठीक है, और सात्विक अनुभाव भी आपको याद रख लेना है। सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों, है ना। इस प्रकार से आपको याद करना है दोस्तों, है ना। यहां पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? ये 21 का आंसर आपको चयन करना है। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? बताइए, सभी लोग बताएंगे। रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में इन्होंने किया है? कमेंट में आपको याद रख लेना है दोस्तों। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? ये बताना है आपको। और बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर रस सूत्र का जो विवेचन किया है इन्होंने, वो किया है नाट्य शास्त्र में। और नाट्य शास्त्र में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। और यहां पर आते हैं, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया, और इस ग्रंथ में रस को परिभाषित करते हुए भरत मुनि ने लिखा है विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति। इसको भी आपको याद रख लेना है दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? हाँ, प्रसिद्ध कौन सा किसके लिए नहीं है ये बताना है आपको। उपमा के लिए कालिदास, तो बताना है आपको कौन सा किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है यहां पर, अच्छा बताना है आपको कौन सा किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। बताइए। उपमा के लिए कालिदास, ये तो प्रसिद्ध है। करुण के लिए भवभूति, है ना, ये भी प्रसिद्ध है। अलंकार के लिए भामा भी प्रसिद्ध है। तो कौन नहीं है प्रसिद्ध फिर? 22 का उत्तर, और 22 का उत्तर आपका डी नंबर सही हो जाएगा कि जो वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र ये नहीं है। ये तो बोले सर वक्रोक्ति के लिए ये क्षेमेंद्र काय के लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए, क्षेमेंद्र किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये भी आपको बताना है। वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र नहीं है। वक्रोक्ति के लिए तो आपको याद रख लेना है, इनको आपको याद रख लेना। तो वक्रोक्ति के लिए दोस्तों आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये वक्रोक्ति के कुंतक माने जाते, कुंतक, है ना। और क्षेमेंद्र माने जाते दोस्तों औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कुंतक माने जाते हैं। मूल रूप से जो अनुभाव होते हैं दोस्तों, मूल रूप से 2 होते हैं। बाकी वैसे अगर माने तो वैसे कैसे होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, यहां पर उत्तर लिया गया है कि मूल रूप से जो अनुभाव होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। और इन्होंने बताया कि कायक और दोस्तों सात्विक, ये मुख्यतः 2 प्रकार के अनुभाव होते हैं। बाकी वैसे दोस्तों अगर माने तो 4 प्रकार के दोस्तों माने जाते हैं। इनको भी अपन को याद रख लेना है। और वक्रोक्ति के आपको पता ही है कि वक्रोक्ति के कुंतक है, और क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के माने जाते हैं। यहां पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखो, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र नहीं, कुंतक वक्रोक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों, है ना। कुंतक कश्मीर के निवासी थे
तथा इन्हें वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इनको भी अपन को याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है, जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन सभी लोग आंसर बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा। और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भुक्तिवाद, यानी कि सी नंबर। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। और भुक्तिवाद आपका सही है ना। भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है भुक्तिवाद, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देख लो, भट्टनायक भुक्तिवाद या भोगवाद भट्टनायक का है ना दोस्तों। ये दार्शनिक मत इनका सांख्य दर्शन है। अनुमतिवाद आपको पता ही है, भट्ट संकोक है, संकोक। उत्पत्तिवाद के भट्ट लोलट हैं। अभिव्यक्तिवाद के अभिनव गुप्त हैं, ये भी पता ही है। ठीक है, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य, 24 का आंसर। और यहां पर आपका वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कुंतक, कुंतक यानी कि आपका 1 नंबर कुंतक बिल्कुल सही है। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कुंतक माने जाते हैं, है ना। वक्रोक्ति कांतक, है ना, कांतक। तो वक्रोक्ति आचार्य कुंतक, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, अलंकार संप्रदाय भामा है ना। विश्वनाथ रसवादी आचार्य हैं। और भरत के रस सिद्धांत के दोस्तों प्रमुख क्या माने जाते हैं, व्याख्याकार विश्वनाथ भी माने जाते हैं, विश्वनाथ भी माने जाते हैं। इनको आपको याद करते रहना है। यहां पर दोस्तों आपसे पूछा गया कि आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए, आचार्यों के साथ इनको सुमेलित करना है। औचित्य संप्रदाय के कौन है, वक्रोक्ति संप्रदाय के कौन है, ध्वनि संप्रदाय के कौन है, और रस संप्रदाय के कौन है। तो सभी को पता है, बोले औचित्य तो क्षमा करने में है, तो क्षेमेंद्र। औचित्य काय में है, क्षमा करने में है, तो क्षेमेंद्र। जो हम वक्र रहे हैं वो आपके कांतक जा रहा है, वक्रो और कांतक, तो कुंतक, कुंतक, है ना। ध्वनि, ध्वनि के आनंदवर्धन, है ना। रस संप्रदाय के भरत मुनि, इनको याद रख लेना। और ये अलंकार संप्रदाय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अब दोस्तों इसी प्रकार से आपको अध्ययन करना है, वीडियो को लाइक करते रहना है और शेयर करते रहना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और सभी लोग अध्ययन करेंगे इसी प्रकार से और काव्य शास्त्र को पढ़ते रहेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, और दोस्तों जिन भी साथियों को नोट्स चाहिए तो नोट्स में एडमिशन आप ले सकते हैं। 2100 रुपए में आपके लिए दोस्तों पद्य साहित्य, गद्य साहित्य, प्रश्नोत्तर। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है ना। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर और हिंदी निचोड़, इसको भी आपको याद रख लेना है। और दोस्तों इसको आपको अध्ययन करते रहना है। और यहां पर आते हैं दोस्तों कि ये 400 रुपए में आप इसको टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं, इसको बढ़ सकते हैं। ठीक है, इनको याद रखेंगे। आज ही डाउनलोड आपको करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके आप अध्ययन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, है ना। और दोस्तों जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है हिंदी साहित्य के, वो ए वाला कोर्स आप ले सकते हैं, सेल्फ स्टडी क्लासेस आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये 1099 पे आप दोस्तों हिंदी साहित्य को कवर कर सकते हैं, हिंदी साहित्य बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना, पढ़ते रहना है और उत्तर आपको दोस्तों इसी प्रकार से पढ़ना है। ठीक है,
ठीक है, इसको अपन को अध्ययन करना है दोस्तों, और आगे बढ़ते रहना है और चलते रहना है। अध्ययन आपका इसी प्रकार से चलेगा, ठीक है। और दोस्तों सभी लोग इसी प्रकार से अध्ययन करें और ऐप को जरूर डाउनलोड करें। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाकर के दोस्तों आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाइए और सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करिए। सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करोगे तो आपको दोस्तों ऐप मिल जाएगा और ऐप में आप एडमिशन ले सकते हो, अध्ययन कर सकते हो, ठीक है। इसको याद रखना गे, है ना। और जितने भी हमारे साथी हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर किया करें और शेयर भी अपन को करना है, ठीक है। शेयर भी आपको करना है और दोस्तों अध्ययन भी आपको इसी प्रकार से जुड़े रहना है और करते रहना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के लिए धन्यवाद। सभी लोग इसी प्रकार से अध्ययन करें, अध्ययन करते करते आगे बढ़ें, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। और दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।